हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय ड्रैक वॉलकॉट, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1962 में। और इसका जो राइटर था जो ड्रैक वॉलकॉट, उनका पूरा नाम था ड्रैक एल्टन वॉलकॉट, जिन्होंने जन्म लिया था 1930 में सेंट लुइसा में, और इनका डेथ हुआ था 2017 में हाल ही में सेंट लुइसा में। वॉलकॉट का जो फेमस वर्क था उनमें है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, जो पब्लिश्ड हुआ था 1967 में। ओमेरियस वो पब्लिश्ड हुआ था 1990 में। और वाइट एग्रेट्स ये पब्लिश्ड हुआ था 2007 में। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर में 1992 में, और टीएस एलॉट प्राइज़ भी जीता था 2011 में। तो हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो हमारा पोएट है ड्रैक वॉलकॉट, उन्होंने ये बताया है कि तब चल रहा था कॉलोनियलिज्म। तो वो ये जो ब्रिटिश थे, वो लोग वो केनिया में जो एक ट्राइब रहता है किकुआ, तो वो किकुओ ट्राइब में कॉलोनियलिज्म का जो जुल्म उठा रहा था, उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो ये जो माओ माओ, वहाँ पे एक माओ माओ नाम का एक मूवमेंट चल रहा था, जिस मूवमेंट में जो हुआ था 1915 सेंचुरी में। तो 1950 में जो माओ माओ मूवमेंट चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे केनिया का। तो इसी बात को लेकर जो केनियन लोग थे, मतलब जो माओ माओ मूवमेंट में थे, वो लोग भी मार रहे थे वाइट मैन को, वो मतलब ब्रिटिशर्स को। तो इस बात से जो ड्रैक वॉलकॉट है ये परेशान हो गए हैं, और ये बता रहे हैं कि जो वो स्कॉलर्स लोग हैं, जो मतलब ये कॉलोनियलिज्म को केनिया लाए हैं, वो लोग अभी चुप है, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो लोग इसके खिलाफ कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। तो वो यही बात को यहाँ पर दिखाए हैं। और उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि एक इंसान को मार सकता है, लेकिन एक जानवर को मार सकता है, लेकिन एक इंसान क्या इंसान को मार सकता है? ऐसा बहुत सारा उन्होंने यहाँ पर मेटाफोर यूज़ किया है हमें समझाने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि वो दोनों जगह से प्यार करता था, मतलब वो तो अफ्रीका से भी प्यार करता था, और ब्रिटिश का जो लैंग्वेज था इंग्लिश लैंग्वेज, उनसे भी वो प्यार करता था। तो उनको ये दोनों में से चुनना पड़ता है कि उन दोनों में से चुनो, अफ्रीका या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इस सोच में पड़ गए थे, और ये अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचाकर अपने आप को ठंडा भी नहीं रख सकते थे। इसी को लेकर ये पूरा पोएम है। A wind is ruffling the tawny felt of Africa। यहाँ पर जो हमारा पोएट है, वो यहाँ पर बहुत सारे मेटाफोर यूज़ किए हैं, जैसे कि ये ट्वानी का मीनिंग्स है जो लाइट ब्राउन कलर होता है, उसको कहता है ट्वानी। तो वो जो ये अफ्रीका का जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब अफ्रीका का जो समभूमि है, उसका जो कलर है वो हर जगह दिखने को मिलता है लाइट ब्राउन कलर का। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो हवा है ये बह रहा है अफ्रीका का जो समभूमि है उसके ऊपर, और जो सब कुछ बिखार दे रहा है। Quicks as flies batten upon the bloodstream of the veldt। इसका मतलब है ये जो किकुयू है, ये किकुयू है जो अफ्रीका की केनिया में जो नेटिव ट्राइब्स रहते थे, उनको किकुयू कहा जाता है। और उनको यहाँ पर फ्लाइज के साथ कंपेयर किया गया है कि वो जो है वो फ्लाइज किस तरह ही क्विक है, जैसे फ्लाइज जंगलों में एनिमल जैसे कि कोई भी एनिमल होते हैं उनके चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही किकू जो है ये भी उनके जैसे ही स्पीड में जानवर एनिमल के चारों ओर घूमते रहते हैं। पर पोएट ने बहुत सारा मेटाफोर यूज़ किया है। जो मेटाफोर होता है वो है, जैसे कि यहाँ पर पोएट ने ऐसा मेटाफोर यूज़ किया है जैसे ट्वानी को यूज़ किया था लैंडस्केप के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पर यूज़ किया है एक लायन को।
वो यहाँ पर पोएट लायन को इनके अफ्रीका के साथ तुलना कर रहे हैं, जैसे कि तब चल रहा था कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म में जब ब्रिटिश लोग जब ये जो ट्राइब थे उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनके जो वो खून चूस रहे थे, जैसे वैसे ही इन फ्लाइज के साथ तुलना किया है। और ये बताया है कि ये फ्लाइज जो है ये जैसे जंगलों में एनिमल्स के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही ये जो कॉलोनियलिज्म वाले ब्रिटिश है वो लोग भी इन ट्राइब्स के चारों ओर घूमते हैं और उनके खून पीते हैं। कर्सेस आर लिटरेट थ्रू अ पैराडाइज, मतलब कर्सेस मतलब जो वो मृतदेह होता है, मतलब जो सब होता है उसको कर्सेस कहता है। कर्सेस आर लिटरेट मतलब कर्सेस जो है वो विक्षिप्त है, मतलब इधर उधर फैला हुआ है। थ्रू अ पैराडाइज, एक पैराडाइज के थ्रू अ पैराडाइज मतलब यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो लाशें है वो ऐसे मतलब फैला हुआ है कि देखकर लग रहा है कि जैसे ये कोई पैराडाइज है, मतलब जैसे ये कोई स्वर्ग है, कि स्वर्ग के साथ तुलना किया है अफ्रीका का जो लाशों से भरा हुआ जो समतल भूमि है। बट स्टिल द वॉर्म कॉलोनियल of carry-on cries waste no compassion on these separate dead। यहाँ पर चारों ओर से ये शोर सुनाई दे रहा है और रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि कोई इनके मरने पर सहानुभूति मत दिखाओ, क्योंकि पोएट ये कहना चाहते हैं कि इन्हें ये जो विक्टिम्स है ये इनको जो मरे पड़े हैं उनको ये वो मिल गया, उनको जो मिलना था, मतलब उन्हें वही मिला जो उनको मिलना था। तो इस पर रोना किस लिए, मतलब उन्हें जो मिलना था वो मिल गया, इसलिए अब रो मत। उस स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर्स सेज द सैलियंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, मतलब आंकड़े जो है मरने का जो आंकड़े है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो स्कॉलर्स है वो लोग चुप है। What is that to the white child hacked in bed to savage expendable as Jews? उस नादान बच्चे पर जो वाइट बच्चा है उस पर आक्रमण करने का क्या ज़रूरत था। To savage expendable as Jews मतलब उन जो वो जो स्कॉलर्स है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा जैसे ज्यूस ख़त्म हो गए थे नाजीज वाला वर्ल्ड। यहाँ पर पोएट का ये कहना है कि जो वो ये 4 लाइनों में पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि जो पहले वो तो थे ब्रिटिशर्स के साइड से, लेकिन अब वो ये जो ट्राइब्स थे किकुआ ट्राइब उनके तरफ से होकर बोल रहे हैं कि वो लोग क्यों अभी चुप है, जो लोग इनके ऊपर कॉलोनियलिज्म को लाए हैं, मतलब जो लोग ये किकुआ में मतलब केनिया में कॉलोनियलिज्म को लाए वो लोग अभी चुप क्यों हैं, जब इतने लोग मार दिए गए हैं। यहाँ पर एक जो बच्चा है उसको भी मार दिया गया है, तो अभी वो लोग चुप क्यों हैं। वो लोग अगर अभी चुप रहे तो उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा जैसे ज्यूस को कर दिया गया था नाजीज वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ऐसे ही ये बताता है पोएट, यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। थ्रेश्ड आउट बाय बीटर्स मतलब है जो बीटर्स है उनके द्वारा मारे गए। द ड्राई रसेस ब्रेक मतलब जो ड्राई रसेस ब्रेक्स इन अ वाइट डस्ट ऑफ एबिसेस whose cries have whelmed since civilization down from the perched river or best teeming plains। यहाँ पर ये मतलब है पोएट का ये कहने का मतलब है कि ये जो वो यहाँ पे एक पक्षी रहा करता था आइविसेस, तो वो उनका जो शोर है वो अब सुनाई नहीं देता है क्यों, जब से ये सिविलाइजेशन बना है और ये रिवर्स जो है ये सूख गया है। बेस्ट टीमिंग प्लेन्स मतलब जब से ये बेस्ट मतलब पशु रहने लगे इन समभूमि के ऊपर। प्लेन्स मतलब जो समभूमि है, लैंडस्केप जो अफ्रीका का लैंडस्केप है उसको कहना चाहते हैं। तो जब से यहाँ पर पशु रहना शुरू हो गए और जब से यहाँ का नदी सूख गए तो यहाँ पे जो पक्षी रहता था जिसका नाम था एविसेस
तो वो अब यहाँ से चला गया, यहाँ पे अब नहीं रहता। एब्सिस पक्षी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को दर्शाता था और अब वो चला गया जब से यहाँ पे नदियाँ सूख गए और यहाँ पे ये पशु का जो पशु है वो उनका राज हो शुरू हो गया, तब से वो चले गए वहाँ से। The violence of beast on beast is read as natural law, but upright man seeks his divinity with inflicting pain। ये इसका मतलब है द वायलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रेड, मतलब जो पशु है वो पशु को मार सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो एक नेचुरल लॉ है, ये एक प्रकृति का नियम है। बट अपराइट मैन, लेकिन क्या मनुष्य भी ऐसा कर सकते हैं कि एक सीक्स हिज डिवाइनिटी विथ इन्फ्लिक्टिंग पेन, मतलब किसी को दुख देकर, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को वो तकलीफ पहुंचाकर, दुख देकर अपने आप को खुश रख सकता है। His words dance to the tightened cracks of a drum, while he calls courage still that native dread of the long peace contracted by the dead। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो डिलेरियस मतलब उन्मादी जो लोग हैं, ये लोग वो बीस्ट बन गए हैं, वॉरेड बीस्ट बन गए हैं, मतलब चिंतित बीस्ट पशु बन गए हैं। His words dance to the tightened carcass of a drum, मतलब ये जो पशु का जो एक छाल होता है, उस छाल से जो उनका जो स्किन होता है, उनके स्किन से जो वो एक ड्रम बनाया जाता है, वो बजाने से वो बजाकर एक युद्ध का आरंभ किया जाता है, उसी को पोइट यहाँ पे बताया है। और while he calls courage still the native deads, उनको ये फीलिंग ये जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स को मारने में उनको मज़ा आता है, उनको मारने में उनको बहुत अच्छा लगता है। ऑफ द लॉन्ग पीस कंट्रोल्ड बाय द डेड, उनको मारने से उनको शांति मिलता है, मतलब ये जो नेटिव्स है उनको मारने से उनको शांति मिलता है। अगेन savage necessity weaves its hand upon the napkin of a dirty cause। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो वो ब्रिटिश लोग हैं, ये लोग अपना जो साम्राज्य है उसको विस्तार करने के लिए करने के लिए जो इन लोगों को मार रहे हैं, उसी को बता रहे हैं कि ये डर्टी कॉज का मतलब है जो डर्टी, मतलब जो डर्टी जो उनका रीज़न था, मतलब वो लोग चाहते थे उनके साम्राज्य को बढ़ाना, इसको कह रहा है डर्टी कॉज। तो अगेन दी वेस्ट ऑफ आवर कंपैरिजन एज विथ स्पेन, मतलब है कि ये हमारा जो सहानुभूति है इनके ऊपर दिखाना एक वेस्ट ऑफ कंपैरिजन है। द गोरिल्ला वेस्लर्स विद द सुपरमैन, मतलब दी गोरिल्ला है जो है यहाँ पर पोएट ने ये गोरिल्ला को तुलना किया है हमारा नेटिव ट्राइब जो है माओ उनके साथ, और ब्रिटिशर्स को तुलना किया है सुपरमैन के साथ। तो ये जो सुपरमैन है और ये जो गोरिल्ला है ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ये गोरिल्ला क्या सुपरमैन से जीत पाएगा? नहीं पाएगा। जैसे माओ में जो वो भाग लिए थे, ये उनको मार दिया गया था 1950 में, वैसे ही यहाँ पर गोरिल्ला को मार दिया जाएगा। I am poisoned with the blood of both, where shall I turn? Divide to the vein, and I who have cursed। मतलब यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि उनके शरीर में दोनों जो कंट्री है, दोनों कंट्री का खून है। मतलब इनका जो पोएट का जो वो ग्रैंड मदर थे वो थे अफ्रीका से, और इनका जो ग्रैंडफादर थे वो थे ब्रिटिशर्स। तो वो ये कहना चाहते हैं क्या मैं अपने नसों को बांट दूं, क्योंकि मैं किस तरफ जाऊं, मतलब मैं तो दोनों ही खून, मेरे शरीर में तो दोनों ही तरफ का खून है। I who have cursed, मतलब मैं जिसे अभिशाप है। The drunken officer of British rule will how choose between this Africa and the
ए इंग्लिश टंग आई लव। मतलब जो ड्रंकन ऑफिसर, मतलब जो ड्रंकन ऑफिसर है ब्रिटिश रूल के अंडर, वो कैसे चुने इन दोनों में से एक चूज अफ्रीका को या वो जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उससे जो उनका प्यार है, उन दोनों में से ये किसको चुने। क्योंकि ये दोनों को ही प्यार करता था। अफ्रीका का जो लैंडस्केप है, जो नेचर है, उसको प्यार करते थे पोएट, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी प्यार करते थे। तो इन दोनों में से किसको चुने, यही बात बताना चाहते हैं पोएट यहाँ। बिट्रे देम बोथ, यहाँ पर पोएट ये कहता है कि मुझे तो दोनों ने ही धोखा दे दिया। मतलब ये अफ्रीका और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को जिसको वो पोएट प्यार करते थे, उन दोनों में ही इनको धोखा दे दिया। गिव्स बैक व्हाट दे गिव, मतलब उन्होंने जो दिया था वही वापस ले लिए। तो हाउ शैल आई फेस सच स्लॉटर्स एंड बी कूल, मतलब मैं कैसे इसको झेलूँ और कैसे मैं अपने दिमाग को ठंडा रखूँ। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव, मैं कैसे अफ्रीका को छोड़ दूँ और कैसे मैं जिंदा रह पाऊँ, मतलब कैसे खुश रह पाऊँ, वैसा कहना चाहते हैं। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लीव, मतलब मैं अफ्रीका को छोड़कर कैसे रहूँ। तो यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।